हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड अ प्रैक्टिस सेट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हम लोग 3 पार्ट इससे पहले कवर कर चुके हैं। And now in this video we will continue this question paper. So the first question is community health service includes. community health service में क्या क्या include किया जा सकता है? ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है? स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन। ऑप्शन 2 हाइजीनिक एनवायरनमेंट। ऑप्शन 3 कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। सो बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन ये हमारा है। स्कूल और हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ या सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, आप देखते हो ना, जो कम्युनिटी हेल्थ जो क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, वहाँ पर यही सब चीज़ देखी जाती है ना। स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन, हाइजीनिक एनवायरनमेंट और कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर काम किया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया एम्प्लॉय किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? थायरोक्सिन, ह्यूमन इंसुलिन, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन। सो लेट अस सी दैट। बहुत फिर से ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में किसी न किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन किया जाता है। तो ह्यूमन इंसुलिन क्या है बेटा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड फर्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ये, जो क्रिएट किया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके। और फर्स्ट जो बनाया गया था वो एक एली लिली नाम की एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, उसने इसको प्रोड्यूस किया था। ह्यूमुलिन के नाम से ब्रांड दिया गया था नाम इसको, ह्यूमुलिन। ह्यूमन इंसुलिन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किया गया, उसको ह्यूमुलिन कहा गया। क्या जाता है इसमें? ह्यूमन इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन इंसुलिन की जो जीन है हमारे पेंक्रियाज से क्या बनता है? पेंक्रियाज से ये जीन बनता है, जिसको हम पेंक्रियाज से ये हमारा क्या इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। और इंसुलिन जो है वो काम क्या करती है? हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है, ब्लड शुगर लेवल को घटाती है। और इसकी अगर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होता है? डायबिटीज हो जाती है। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले क्या किया जाता था? कैटल का या किसी और एनिमल का, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में किसी और प्रैक्टिस सेट में भी। सो पहले क्या किया जाता था? कैटल से आइसोलेट किया जाता था और वो कुछ लोगों में एलर्जी कोज करता था। तो उसका सॉल्यूशन ये ढूंढा गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कि हमने ह्यूमन की ही इंसुलिन बनाने वाली जीन को ले लिया। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई और जेनेटिक इंजीनियरिंग आई, तो हम क्या कर सकते हैं? अब किसी की जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा के उसका इंडस्ट्रियल लेवल पर या बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो किसी बैक्टीरियल सेल में लाइक ई कोलाई हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाली जीन को इंसर्ट कर दिया। ई कोलाई में हमने इस जीन को इंसर्ट किया। किसके थ्रू? प्लाज्मिड के थ्रू। पहले हमने जीन अलग करनी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है। जीन आइसोलेट करो, कट करो फ्रेगमेंट्स में और डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिड के थ्रू होस्ट सेल में यानी ई कोलाई में ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा? वो जीन जो है वहां पर प्रोटीन बनाएगी अपनी। और जो हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो है वो किसका बना होता है? पेप्टाइड चेन्स का, ए चेन, बी चेन और सी चेन। इसकी प्रीकर्सर फॉर्म होती है बेटा। प्रीकर्सर फॉर्म में क्या होता है? 3 चेन होती हैं। और जो मैच्योर फॉर्म होती है या एक्टिव फॉर्म होती है उसमें केवल 2 चेन होती है, ए और बी। सी चेन रिमूव हो जाती है। तो अगर हमें इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसको सिंथेसाइज करना है तो हम ए और बी चेन बना लेंगे। ए चेन वाली जो जीन है और बी चेन वाली जो जीन है, 2 अलग अलग ई कोलाई में हमने इंसर्ट कराई और दोनों से ये चेन बनवा ली, ए और बी चेन। और दोनों को फिर क्या कर लेना है? हमें दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देना है। दोनों को फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन द बॉडी आर। बॉडी में मोस्ट अबंडेंट सोर्स प्रोटॉन्स की क्या है? प्रोटॉन्स यानी H पॉजिटिव कह लीजिए अगर। हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी हाइड्रोजन एटम्स। बिकॉज ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इनमें से हमारी बॉडी में मिल रहा है वो हाइड्रोजन एटम्स है। और 1 हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटोन। एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? 1 प्रोटोन होता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो प्रोटॉन्स भी सबसे ज्यादा किसकी वजह से होंगे? मोस्ट अबंडेंट सोर्स क्या होगी? हाइड्रोजन एटम्स ही होगी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमिकली फ्रेंडली मेजर टू कंजर्व सोलर एनर्जीज। सोलर एनर्जी को कंजर्व करने का इकोनॉमिकली फ्रेंडली तरीका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज शुगर केन प्लांटेशन, सेकेंड एनर्जी प्लांटेशन, एंड थर्ड इज बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। देखिए कैसे शुगर केन प्लांटेशन क्या किया जाता है, इसको हम शुगर केन प्लांटेशन कीजिए और उसका फिर यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमने प्रीवियस अपने एक वीडियो में डिस्कस किया था ये कि ब्राज़ील जो है वो सबसे पहले इस चीज़ को करने वाली कंट्री थी, एंड इससे क्या किया जा सकता है, बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकता है। बायोफ्यूल दैट इज इथेनॉल, जिसको हम पेट्रोलियम की प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल की जगह पर इथेनॉल इसको बना सकते हैं। किससे? शुगर केन से। सो शुगर केन प्लांटेशन करो और शुगर केन क्या करेंगे, शुगर केन के प्लांट्स क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे ना फोटोसिंथेसिस में, तो उसको हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर लेंगे, इथेनॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सोलर एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूटिलाइज कर लेंगे और एक इथेनॉल की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा एनर्जी प्लांटेशन, इसमें किसी स्पेसिफिक प्लांट को स्पेसिफिकली इसीलिए ग्रो कराया जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, सो दैट उस प्लांट से बाद में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके एज ए बायोफ्यूल, या फिर किसी और, या तो बायोफ्यूल बनाया जाए या कोई और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उससे प्रोड्यूस की जा सके। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, बिकॉज शुगर केन प्लांटेशन भी तो एक तरह से क्या है, एनर्जी प्लांटेशन ही हुआ ना, एनर्जी प्लांटेशन, बिकॉज इसका यूज़ हम फिर बायोफ्यूल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो दोनों ही इकोनॉमिकली फ्रेंडली मेजर है सोलर एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डी एंड वेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स। हार्डी और वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो किसको एक्सप्लेन करता है? हार्डी और वेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था जेनेटिक इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल, ये भी हम एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन पूरा, और आई थिंक ये इससे पहले या उससे पहले पार्ट 2 या पार्ट 3 में ही हमने डिस्कस किया है। सो मैं दोबारा इसको पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। जेनेटिक इक्विलिब्रियम, नॉन रैंडम मेटिंग, एवोल्यूशनरी फोर्स और ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या है हमारा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एकदम से आंसर आ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम हार्डी और वेनबर्ग ने बताया था कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर रैंडम मेटिंग हो रही है, नॉन रैंडम नहीं, रैंडम मेटिंग हो रही है और कोई एवोल्यूशनरी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है उस पर, नो एवोल्यूशनरी फोर्स, तो क्या होता है, जो जीन्स हैं, एलील्स हैं और जीनोटाइप है, वो जनरेशन टू जनरेशन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे सपोज हमने एक टॉलनेस की जीन है कैपिटल टी और एक डार्कनेस की जीन है स्मॉल टी, और जो टॉलनेस की जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी पी है और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम का लॉ इन्होंने प्रिंसिपल इन्होंने दिया था हार्डी वेनबर्ग ने, कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन, जब तक कोई एवोल्यूशनरी फोर्स इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, लाइक जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीन फ्लो या म्यूटेशन, ऐसा कुछ जब तक काम नहीं करेगा तब तक ये फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। अभी हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन प्रोटीन इंसुलिन को क्या किया जा सकता है, बैक्टीरिया में प्रोड्यूस किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, बिकॉज बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शंस, ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट बैक्टीरियल सेल, mechanism of gene regulation is identical in human and bacteria, the genetic code is universal। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बैक्टीरियल सेल जो है वो क्या कर सकती है, आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन कर सकती है। मीन्स आरएनए में से किसको रिमूव करना, इंट्रॉन्स को, एक्सॉन्स को। सो आरएनए स्प्लाइसिंग किसको बोलेंगे कि एक्सॉन्स को क्या करना, एक्सॉन्स को जोड़ना और इंट्रॉन्स को रिमूव करना। एक्सॉन्स क्या होते हैं, कोडिंग रीजन होते हैं, और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन कोडिंग। सो इंट्रॉन्स को हटाकर और फिर एक्सॉन्स को कनेक्ट करना, लिंक करना, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो बैक्टीरियल सेल जो है उसको आरएनए स्प्लाइसिंग को कर सकती है, बट उससे ह्यूमन प्रोटीन को बनाने वाली प्रोसेस रिलेट नहीं करती है। ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट बैक्टीरियल सेल, ह्यूमन क्रोमोसोम जो है वो रिप्लिकेट कर सकता है किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। इन होना चाहिए यहाँ, कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। ह्यूमन क्रोमोसोम जो है वो बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट नहीं कर सकता, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया। ये कह रहे हैं कि जीन रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म है वो आइडेंटिकल है, एक जैसी है ह्यूमन में और बैक्टीरिया में। ह्यूमन और बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म है वो डिफर करती है, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, बिकॉज जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, यूनिवर्सल है। सपोज AUG जो है वो फिनाइल एलिनिन के लिए कोड करता है, तो वो सब में उसी के लिए कोड करता है। तो यही रीजन है कि इसकी वजह से पॉसिबल हो पाए कि हमने क्या किया, जीन ली और उसको इंट्रोड्यूस करा दिया बैक्टीरिया में, और वो जीन जो है बैक्टीरिया की पूरी मशीनरी यूज करके मैसेंजर RNA बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो वो जो कोडिंग वाली प्रोसेस है, अगर वो यूनिवर्सल ना होती, वो डिफर करती बैक्टीरिया में और ह्यूमन बीइंग में, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। प्रोटीन को बनाना, ह्यूमन की प्रोटीन को बैक्टीरिया में बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। नाउ द नेक्स्ट इज मियोसिस इन अ प्लांट अकर्स देयर इज अ चेंज फ्रॉम। प्लांट में मियोसिस होता है कब? When gametophyte is converted to sporophyte, sporophyte to gametophyte, gametophyte to gametophyte, or sporophyte to sporophyte. The correct answer here will be sporophyte to gametophyte. Let us see how. देखो बेटा, दो फेज होती है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। प्लांट की लाइफ में, लाइफ साइकिल में दो फेज आती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड फेज है, और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड फेज है। सो कह क्या रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस क्या होगा, जिसमें ऐसा डिवीजन, ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दो सेट की प्लेस पर एक सेट रह जाएंगे। तो मियोसिस में आधा होना है, तो सीधी सी बात है, जब गैमेटोफाइट जो है उसमें तो नहीं होगा, N से तो हाफ नहीं होना है क्रोमोसोम का नंबर, क्या होगा, 2N से हाफ होना है ना। तो स्पोरोफाइट 2N होता है, तो सीधी सी बात है स्पोरोफाइट में ही क्या होगा, मियोसिस होगा। और क्या बनाने के लिए, स्पोर्स बनाने के लिए। अब एक चीज बहुत अच्छे से याद रखोगे, वैसे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइफ साइकिल आपने प्लांट्स की पढ़ी होगी आई होप अच्छी तरह, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। गैमेटोफाइट क्या है, गैमेट प्रोड्यूसिंग। गैमेटोफाइट प्लांट का वो बॉडी है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है। सो गैमेटोफाइट तो क्या करती है, हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड ही गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। ऐसे इसको बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि गैमेटोफाइट गैमेट बियर करने वाली, स्पोरोफाइट स्पोर बियर करने वाली स्टेज। तो ये गैमेट बियर करेगी मीन्स ये गैमेट प्रोड्यूस करेगी। हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होंगे आपस में, मेल फीमेल गैमेट, तो क्या बनेगी, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा 2N। वो जाइगोट फिर किस में डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट कैसा हो गया, 2N हो गया। अब उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, उसमें क्या होगा, मियोसिस, और वो क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस हो जाएगा तो सीधी सी बात है हैप्लॉइड बन जाएगा डिप्लॉइड से। वो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड, और ये स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे किसमें, गैमेटोफाइट में। इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है प्लांट्स में। और अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग कैटेगरी में ये होता है कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। सो मेन प्लांट बॉडी यानी कि लंबे टाइम तक, और डोमिनेंट फेज जो है वो किसी में स्पोरोफाइट होती है और किसी में गैमेटोफाइट होती है। जो सिंपलर प्लांट्स हैं, अर्लियर प्लांट्स हैं, उनमें गैमेटोफाइट है, और जो डेवलप्ड हैं ज़्यादा उनमें स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट। मिडिल लैमेला किस में प्रेजेंट होती है? तो मिडिल लैमेला हमारी, ये फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक इस पेज पर हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, एक दो को छोड़कर बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं। मिडिल लैमेला कहाँ पर प्रेजेंट है? इनसाइड द सेकेंडरी वॉल, इनसाइड द प्राइमरी वॉल, आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, इन बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी वॉल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बाहर की तरफ। क्या होता है बेटा, प्लांट्स में सेल डिवीजन होता है और ग्रोथ होती है, तो एक तो हमारी क्या है, प्राइमरी वॉल बनी हुई है, प्राइमरी सेल वॉल है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल जो बनती है वो इनर साइड बनती है, और जो मिडिल लैमेला है ये एक थिन लेयर होती है पैक्टिन की बनी हुई, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट की बनी हुई, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। और एडजेसेंट प्लांट सेल्स को क्या करने का, सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करती है। सपोज दिस इज वन सेल एंड दिस इज अनदर सेल ऑफ प्लांट, तो ये एडजेसेंट सेल्स को क्या करने का, एज ए सीमेंटिंग सब्सटेंस काम करती है इन दोनों के बीच में, इनको कनेक्ट करने का काम करती है। तो मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई एक थिन लेयर है जो कि प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की तरफ है। देखो इसकी प्राइमरी सेल वॉल, इसकी प्राइमरी सेल वॉल, और इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, मिडिल लैमेला। और सेकेंडरी वॉल जो बनती है वो इनर साइड बनती है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड। ट्री की एज को एनुअल रिंग काउंट करके
एनुअल रिंग्स बनती है, उनमें अभी बात करेंगे क्या होती हैं, उनको काउंट करके हम एक ट्री की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते क्या है? ऑप्शन 1 इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन 2 एजिंग, एंड ऑप्शन 3 क्रोनोलॉजी, एंड ऑप्शन 4 इज काउंट्रोलॉजी। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वर्ड से ही टर्म निकल कर आती है। डेंड्रो मीन्स होता है ट्रीज और क्रोनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टाइम, मीन्स ट्री कितना पुराना है, कितना ओल्ड है, उस चीज को कैलकुलेट करने को, काउंट करने को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और वो किया कैसे जाता है? एनुअल रिंग्स को काउंट करके। ये एनुअल रिंग्स क्या होती हैं बेटा? डाइकोट रूट और स्टेम्स में ये जनरली बनती हैं, और रिंग्स जो बनती हैं, और किस वजह से बनती है? बिकॉज जो कैम्बियम होता है, एक टिश्यू होता है वेस्कुलर कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू होता है, कौन सा? वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी टिश्यू, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये डिवीजन शुरू करता है, डिवीजन करता है और क्या बनाता है? रिंग्स बनाता है। रिंग्स किस चीज की बनती है? वो वेस्कुलर कैम्बियम जो है सेल्स बनाती हैं। ये वेस्कुलर कैम्बियम एक लेयर बनाता है सेल्स की, जो दो तरह की वुड बनाती है हर साल, अर्ली वुड और लेट वुड। क्या बनाएगी? यहां पर हम समझते हैं, अर्ली वुड और लेट वुड। अर्ली वुड को हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंग वुड, और लेट वुड को हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंग में होती है बिकॉज ये। लेट वुड को हम क्या बोलेंगे? ऑटम वुड। और दोनों टाइम पर, दोनों सीजन में क्या होता है? कैम्बियम की एक्टिविटी डिफर करती है। वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी जो होती है वो अलग रहती है। यहाँ स्प्रिंग टाइम पर क्या होता है? ज्यादा एक्टिव होता है कैम्बियम, और जो सेल्स बनती हैं वो वाइडर कैविटी वाली और वाइडर होती है और लाइट कलर्ड होती हैं, हल्के रंग की, ज्यादा चौड़ी और वाइडर ही कैविटी वाली होती हैं। तो वो रिंग अलग बनेगी। वो उस तरह की सेल्स जो स्प्रिंग में बनेंगी वे अलग दिखेंगी, लाइट कलर की होंगी, चौड़ी कैविटी वाली होंगी। और वाइडर कैविटी का ये बेनिफिट होता है कि वो फैसिलिटेट करती है एफिशिएंट वाटर ट्रांसपोर्ट को। ट्री की जो कैम्बियम वाला एरिया है उसमें पूरे में क्या करवाती है? वाटर का ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली करवाती है। तो कैम्बियम इस टाइम पर क्या रहता है? एक्टिव रहता है स्प्रिंग में और या फिर अर्ली समर में। अब लेट वुड में क्या होता है? ऑटम वुड में यहाँ पर जो सेल्स बनेंगी, कैम्बियम जो सेल्स बनाएगा, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। जितनी ज्यादा वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा उतना ट्री जो है उसकी विड्थ बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। आप देखते हो ना, कहीं पर अगर आपने देखा हो ट्रीज को कटा हुआ है, ऐसे ट्री के स्टेम को ऐसे कटा हुआ, तो आपको उसमें ऐसे ऐसे रिंग बनी हुई दिखाई देती है ना, कटे हुए ट्री के इस वाले पोर्शन में सामने से अगर आप देखोगे तो वो रिंग्स जो होती हैं वो इसी रीजन से बनती है। कैम्बियम एक्टिव होता है एक टाइम पर, स्प्रिंग में ज्यादा और लेट यानी ऑटम में कम एक्टिव होता है, तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाता है जो रिंग की फॉर्म में दिखाई देती हैं। अर्ली वुड में कैसी? वाइडर कैविटी वाली लाइट कलर की, और ऑटम वुड में नैरोवर होती है, डेंसर होती है और डार्कर सेल्स होती हैं, और ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है इस टाइम पर। तो इस कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट एनुअल रिंग बनती है। एक लाइट कलर की सेल्स, एक डार्क कलर की सेल्स, इस तरह एक कंप्लीट एनुअल रिंग, दोनों को मिला के एक रिंग मानी जाती है। और ट्री की जो लाइफ है वो 1 ईयर कंसीडर की जाती है। विद ईच जो एक रिंग है वो रिप्रेजेंट करती है 1 ईयर ऑफ ग्रोथ, और इन्फॉर्मेशन हमें ट्री की एज की मिल जाती है। एक चीज और इनके बारे में आप याद रखो कि एनुअल रिंग्स जो होती हैं वो टेम्परेट प्लांट्स में ज्यादा डिस्टिंक्ट होती हैं। जो सिग्निफिकेंट सीजनल चेंजेस होते हैं यहाँ पर टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट प्लांट्स में ज्यादा क्लियर दिखाई देती हैं, बिकॉज यहाँ पर सीजनल चेंज ज्यादा क्लियरली डिस्टिंक्ट रहते हैं, अलग अलग चेंज देखने को मिलते हैं सीजन में। और एनुअल रिंग्स की जो विड्थ है, अगर उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि ट्री के एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ है। अगर एनुअल रिंग्स की जो विड्थ है उसमें कुछ वेरिएशन मिल रहा है, नॉर्मल नहीं है वो, यानी ट्री के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, या तो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हुआ है या कंपटीशन हुआ है दूसरे ट्रीज के साथ, वो इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है उसमें। जो ओल्डर ट्रीज होते हैं वो टिपिकली स्लो ग्रोथ शो करते हैं। जो जितने पुराने ट्रीज होते जाएंगे उनमें ग्रोथ क्या होती जाएगी? स्लो, और रिंग्स जो है वो छोटी बनेंगी, स्पेशली सेंटर में, तो उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है। सो ये एनुअल रिंग्स की कहानी हुई सारी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होता है कौन सा? 1, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में C3 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल क्या बनता है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन?
तो यहाँ पर ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है बेटा प्रोसेस में। तो सबसे पहली चीज 11th-12th वाले बच्चे भी, 11th का भी अगर आप कोई स्टूडेंट है उससे भी पूछो, वो भी आंसर करेगा बहुत आराम से। PGA फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA भी हम इसको बोल सकते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। जब हम C3 और C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स, एक हमारा लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिफरेंशिएट भी हम इस बेसिस पे करते हैं कि इसमें डायरेक्ट लाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सनलाइट का, ये इससे बनने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है ये वाली रिएक्शन, बट इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की नीड नहीं होती है लाइट की, सनलाइट की। इसमें ATP और NADPH का सिंथेसिस होता है, ATP और NADPH का, और फिर ATP NADPH का यूज और सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है और वाटर की स्प्लिटिंग होती है और फिर उन प्रोडक्ट का यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन भी दो तरह से होगी, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो गया। भाई होना क्या है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो क्या होने हैं, रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, शुगर बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, दिस इज फोटोसिंथेसिस। सो C3 और C4 में क्या डिफरेंस है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होकर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA बने, फॉस्फोग्लिसरेट बने, दैट इज C3 प्लांट्स, और अगर OAA बने, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, अगर ये बने तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको C4 प्लांट्स बोलेंगे। तो PGA यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और थोड़ा सा हम C3 साइकिल के बारे में देख लेते हैं। C3 साइकिल हमारी कैसे वर्क करती है, यहाँ पर हमारे पास रहता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको हम बोल सकते हैं RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आते हैं और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, रुबिस्को क्या है बेटा, राइबुलोज बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का मतलब क्या है, इस एंजाइम में दोनों फंक्शन होते हैं, ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। अब कार्बोक्सिलेशन कर रहा है यहाँ पर, और फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन, और हमारे पास क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। देखो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 5 और 1 मिलाकर कितने हुए, 6 कार्बन। लेकिन हमने कहा PGA क्या है, PGA कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए C3 प्लांट्स बोल रहे हैं इनको। तो 3 कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे, 6 कार्बन को मिलाकर 2 बनेंगे, तो यहाँ पर कितने मोलिक्यूल होंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मोलिक्यूल, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मोलिक्यूल को, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ग्लिसरिक एसिड में वो किस पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर, तीसरे कार्बन पर है, इसलिए यहाँ 3 लिख रहे हैं ये हम। उसके बाद अगला स्टेप होता है रिडक्शन, सेकंड स्टेप रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, हमने बताया लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH सिंथेसाइज हुए ना, उन ATP और NADPH का यूज किया जाता है, रिडक्शन होता है, और ADP और NADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, और इस एनर्जी का यूज करके 3 PGA को कन्वर्ट किया जाता है ट्रायोज फॉस्फेट में, जिनसे फिर सुक्रोज, स्टार्च, ये सारी चीजें बनती हैं। फिर लास्ट स्टेप होता है रीजनरेशन। सो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल is C3 pathway is divided into 3 steps. First is carboxylation, second one reduction and third one is regeneration. Regeneration में क्या होगा, इस ट्रायोज फॉस्फेट से कुछ तो सुक्रोज स्टार्च बन गया, कुछ ATP का यूज करके क्या बना लिया जाता है, वापस RUBP बना लिया जाता है, रिसाइकलिंग चलती रहती है। मीन्स ये RUBP कहाँ से आएगा, इसी प्रोसेस से RUBP भी बनता रहेगा, जो अगेन फिर यूज हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में। सो दिस इज केल्विन साइकिल और C3 पाथवे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now the next question is the difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum is that rough endoplasmic reticulum, option 1 doesn't contain ribosomes, option 2 contains ribosomes, option 3 doesn't transport proteins, option 4 transport protein. What is this? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप जानते हो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनल विच इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क है किसका, इंटरकनेक्टेड। आप देखते हो ना किसी सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनल दिखाई देता है ना, जो न्यूक्लियस से के बाहर से शुरू हो जाता है, और इस तरह से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, या जिनको सिस्टर्नी कहते हैं, या वेसिकल्स, 3 फॉर्म होती है इसकी, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स या फिर वेसिकल्स। इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स का नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और ये 2 टाइप का होता है, रफ और स्मूथ, RER एंड SER, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। किसके बेसिस पर,
राइबोसोम्स के प्रेजेंस के बेसिस पर। अगर इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स हैं तो वो उसको रफ बना देते हैं, सो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जहां पर नहीं है वो स्मूथ रहेगी सरफेस, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ स्मूथ से कैसे डिफर करते हैं? बिकॉज उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स होंगे तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, तो RER मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड SER मेनली इन्वॉल्व इन, SER किस में होगा? लिपिड सिंथेसिस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स, कैलोज डिपॉजिट्स, सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स और प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। जो साइटोस्केलेटन है यानी कि सेल के अंदर जो स्केलेटन होता है वो प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का बना होता है, और ये रोल प्ले करता है किस किस चीज में? सेल मूवमेंट में, सेल डिवीजन में, और 3 मेन टाइप के प्रोटीन फिलामेंट का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स जिनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोल सकते हैं, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, 3 तरह के प्रोटीन फिलामेंट्स इसको बनाते हैं। एक डायनेमिक नेटवर्क होता है बेटा इन प्रोटीन फिलामेंट्स का हमारी सेल के अंदर। जैसे बॉडी में स्केलेटन काम कर रहा है ना सपोर्ट करने के लिए, सेल की, हमारी बॉडी की शेप को मेंटेनेंस करने के लिए, ऐसे ही एक सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है जो उसे सपोर्ट करता है, उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और सेल शेप को मेंटेन करता है। बट यहाँ पर पूछा था कि वो किसका बना होता है, सो प्रोटीनेशियस फिलामेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ अ प्लांट, इट्स हैबिट एंड द फॉरेस्ट टाइप वेयर इट नॉर्मली अकर्स। इनमें से पूछा है कि कौन सा प्लांट उसकी हैबिटेट यानी कि वो कैसा है, ट्री है, श्रब है, हर्ब है, और किस तरह के फॉरेस्ट में मिलता है, उनमें से इनमें से करेक्ट हमको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोसोपिस ट्री स्क्रब, नेक्स्ट है सेकेरम ग्रास फॉरेस्ट, नेक्स्ट सोरिया रोबस्टा हर्ब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड नंबर 4 इज एकेसिया कैटेचू ट्री कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, दिस विल बी करेक्ट आंसर, प्रोसोपिस ट्री और स्क्रब। प्रोसोपिस क्या है? एक ट्री कैटेगरी में आता है, और ये किस तरह के फॉरेस्ट में मिलता है? स्क्रब में। स्क्रब एक तरह के क्या होते हैं जहां पर इस तरह के ही प्लांट्स आते हैं, सारे ट्रीज और श्रब्स आते हैं, छोटी झाड़ियां, ऐसे प्लांट्स जहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, पेड़ कम होते हैं, ट्रीज कम होते हैं जहां पर। नेक्स्ट ऑप्शन जो था बेटा ये हमारा रॉन्ग क्यों हुआ? बिकॉज सेकेरम शुगर केन होता है, दिस इज अ ग्रास, दिस इज करेक्ट थिंग, ये बात ठीक हो जाएगी, बट फॉरेस्ट में नहीं होगा, ग्रास लैंड में ग्रो कराया जाएगा, सो यहाँ पर फॉरेस्ट रॉन्ग हो जाएगा, सो ऑप्शन विल बी रॉन्ग। सोरिया रोबस्टा क्या है? साल ट्री जो होते हैं, साल के पेड़ होते हैं ना हमारे, वो एक ट्री है, सो हर्ब यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, ये बात सही है, बट ये रॉन्ग हो गई कि ये हर्ब नहीं है, ये ट्री है। एकेसिया कैटेचू बबूल का जो पेड़ होता है, सो पेड़ तो है, ट्री तो है, बट कोनिफेरस फॉरेस्ट में ना मिलके कहाँ मिलता है? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है, ड्राई कंडीशन में मिलता है ये, सो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर है विल बी ऑप्शन 1। Now the next question is study the cycle shown below and select the option which gives correct words for all the 4 blanks A, B, C and D। यहाँ पर 4 जगह पर A, B, C, D दिया हुआ है, और इस साइकिल को देख के, ये नाइट्रोजन साइकिल की हमारे डायग्राम है, इसको देखकर हमें A, B, C, D को बताना है कि क्या है। फर्स्ट क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कई तरीके से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है 78% नाइट्रोजन है, बट इसको प्लांट्स क्या नहीं कर सकते? डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको नाइट्राइट या नाइट्रेट या फिर अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके प्लांट्स इसको यूज करेंगे। प्लांट्स लेंगे, फिर उनसे कौन लेंगे? एनिमल्स लेंगे, फिर दोनों डेड डिके होंगे, उनको वापस फिर से इसी फॉर्म में बदला जाएगा। इस तरह साइकिल चलती रहती है, नाइट्रोजन साइकिल। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, उसके लिए क्या करेंगे? कुछ बैक्टीरिया वर्क करते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जैसे राइजोबियम है, फ्रैंकिया है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। प्लांट्स की रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, राइजोबियम है और फ्रैंकिया है हमारा। एंड बहुत सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, लाइक क्लोस्ट्रीडियम है, एजोटोबैक्टर है, बेजेरिंकिया है, ये हमारे। साइनोबैक्टीरिया होते हैं लाइक एनाबीना, नोस्टोक। एनाबीना, नोस्टोक बहुत कॉमन से दोनों साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्होंने कर दिया, और किस में कन्वर्ट कर दिया? या फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, या फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। इन सब तरीकों से वो अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, और सॉइल में है, सॉइल पूल में, और वहां से उसको अपटेक कौन करेगा? अब यहाँ पर ए को अभी हम
ऑप्शन देखिए क्या क्या है हमारे पास, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एनिमल्स, प्लांट्स, यही 4 ऑप्शन है। और करेक्ट जो हमारा यहाँ जाएगा ऑप्शन आंसर वो होगा डी नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए 1 पे क्या है, ए पर डी नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन 2 हैं। सो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, तो वो तो यहाँ पर नहीं होगा, अमोनिया और नाइट्रेट तो वो तो यहाँ है। नाइट्रिफिकेशन यहाँ डी नाइट्रिफिकेशन होगा, बिकॉज एरो तो ये आई थिंक यहाँ पर रोंग लगे हुए हैं, इधर से इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, बिकॉज डी नाइट्रिफिकेशन तो क्या है कि इस नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में बदलना, नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, और उसके लिए भी बैक्टीरिया काम करते हैं, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास, यहाँ पर ये सारे बैक्टीरिया का नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है बेटा। स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, सेरेसिया, माइक्रोकोकस, ये बैक्टीरिया हमारे किस में रोल प्ले करते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन में। ये हमारे कौन से बैक्टीरिया हैं, डी नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया। तो फिर बात करते हैं बी की। बी में क्या हो रहा है, पहले सी देख लेते हैं एक बार। सी में क्या होगा, इस नाइट्रेट को फिर कौन कंज्यूम करेगा, प्लांट्स कंज्यूम करेंगे ना, तो सी में हमारा क्या जाता है, प्लांट्स। फिर डी में प्लांट से कौन लेगा उसको, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को, प्लांट उसको अपनी प्रोटीन वगैरह में कन्वर्ट कर लेंगे, और उन्हें कौन लेगा, फिर एनिमल्स लेगा। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, एनिमल्स। फिर दोनों डेड और डिके होंगे, तो इस डिकेइंग बायोमास को वापस से अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होंगे, और इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन बोलेंगे। यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया काम करेंगे, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और हमारा स्यूडोमोनास। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अमोनिफिकेशन करेंगे, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस। बीसीपी या पीसीबी करके कर लीजिए इसको याद, बहुत आराम से आपको याद रहेगा। पीसीबी वाले बच्चे होते हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो पीसीबी यानी अमोनिफिकेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है, पीसीबी हैं, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस। बाकी भी आप सारे अच्छे से 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पर फिर बी में हमारा क्या है, बी में क्या होगा, अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिकेइंग बायोमास से अमोनिया बनना वापस, अमोनिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गैमेट्स एंजियोस्पर्म में कौन से डिवीजन से बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म को जब हम पढ़ते हैं तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखते हैं ना, पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट्स बनते हैं। तो कैसे होता है पोलन, इतनी डिटेल हमारी 12th एनसीईआरटी में भी है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो एक्साइन, इंटाइन 2 लेयर से सराउंडेड होता है। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलिन मोस्ट हार्ड सब्सटेंस है नेचर का, जिसको किसी एसिडिक, एल्केलाइन या टेम्परेचर इन सब चीज़ों से इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए पोलन ग्रेन्स को लंबे टाइम तक आप कंजर्व करके रख सकते हो। बीच बीच में क्या होता है, 2-3 प्लेस पर एक्साइन एब्सेंट होता है, तो इंटाइन होता है, बस वहाँ से पोलन ट्यूब ग्रो करती है, उसे जर्म पोर बोलते हैं, उन लोकेशन को जर्म पोर। और हमारे जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन बन गया किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना, मियोसिस होके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। पहले क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड से जो ये चारों माइक्रोस्पोर हैं ये अलग होकर 4 पोलन ग्रेन बना लिए इन्होंने। तो मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन जो बने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उन पोलन ग्रेन में माइटोसिस होगा। अब डिवीजन, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। और 2 सेल बन जाती थी, एक वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल। इसके ये बड़ी होती है और इसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है इरेगुलर शेप का, और ये जनरेटिव सेल छोटी होती है। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है वेजिटेटिव सेल के अंदर। जो ये जनरेटिव, ये 2 सेल्ड स्टेज हो गई ना पोलन ग्रेन की। कुछ पोलन ग्रेन तो क्या होते हैं इसी स्टेज पर रिलीज हो जाते हैं, और कुछ फिर वहाँ पहुँचते हैं जब किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो इनसे पोलन ट्यूब ग्रो करती है। और पोलन ट्यूब ग्रो करते टाइम ये जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमेट में और डिवाइड हो जाती है। एक माइटोसिस डिवीजन और होता है। अच्छा, मियोसिस तो यहीं हो गया, इसके बाद नहीं होगा। अब पोलन ग्रेन से जब मेल गैमेट बनेंगे तो माइटोसिस होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। पहले माइटोसिस होकर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनी, फिर जनरेटिव सेल में माइटोसिस होकर क्या बन जाता है, हमारे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, मेल गैमेट्स जो बनते हैं वो किस डिवीजन, बाय द डिवीजन ऑफ, किसके डिवीजन से बनते हैं। तो सीधी सी बात है, जनरेटिव सेल के डिवीजन से। जनरेटिव सेल के डिवीजन से 2 मेल गैमेट बन जाते हैं।
और ये फिर पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ओव्यूल तक पहुँच जाते हैं, एग तक पहुँच जाते हैं। तो कुछ प्लांट्स में तो जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तभी 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं, और कुछ में यहाँ लैंड करने के बाद जब पोलन ट्यूब ग्रो करती है तब ये वाला डिवीजन होता है, दूसरा माइटोसिस डिवीजन, और जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट होती है, डिवाइड होके बनती है। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन 2, जनरेटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्लॉइड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। हैप्लॉइड्स किससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, पोलन ग्रेन्स, रूट अपेक्स, सूट अपेक्स या फिर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये भी हैप्लॉइड्स पोलन ग्रेन से ही तो ऑब्टेन किए जा सकते हैं, बिकॉज रूट अपेक्स, सूट अपेक्स, एम्ब्रियो ये सारे डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, ये सारे सोमेटिक सेल्स से बनते हैं। और पोलन ग्रेन अभी हमने बात की वो मियोसिस से बनते हैं, तो मियोसिस से कैसे होंगे, हैप्लॉइड्स बनेंगे। डिप्लॉइड से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, और उनसे मियोसिस डिवीजन होकर पोलन ग्रेन बनते हैं, तो हैप्लॉइड इन्हीं से बनाए जा सकते हैं। Now the next is approximately 100 disease and pest are reported on. Approximately 100 disease और pest report किए गए हैं किसमें, wheat, ग्राम, ग्राउंडनट और राइस। इतने वैसे तो बहुत सारे डिसीज और पेस्ट राइस में भी देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इन लोगों ने दिया हुआ है दैट इज wheat. Now the next question is pearl contains how much water. पर्ल में कितना % वाटर होता है, ये हमारे सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिनको आपको लर्न ही करना है। 2 to 4%, 10%, 12 to 15%, 15 to 20. हियर द करेक्ट आंसर विल बी 2 to 4%. पर्ल में कितना वाटर होगा, 2 to 4% वाटर होता है। सो गाइज आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।